लेट्स टॉक अबाउट यू। आपकी कहानी, आपकी जुबानी। हर बार हम एक नया किरदार लेके आ रहे हैं और मुझे ऐसे लगता है हम बहुत कुछ सीख रहे हैं इन सब से। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उन्होंने खुद बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ा है। एक ऑलमोस्ट मतलब लाइब्रेरी आधे से ज्यादा पढ़ के निकाली है। मिस्टर मनोज जी माथुर। आज हम उनकी लाइफ को पढ़ेंगे। तो मनोज जी, आप झांसी से हो। आप एक टीचर रह चुके हो और इस वक्त आप प्रिंसिपल हो, प्राध्यापक, राइट? जी। आपका स्वागत है मनोज जी। नमस्कार। धन्यवाद, आपने हमें जो समय दिया इसके लिए। आपके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप एक पहले एक टीचर थे और आपको पढ़ने का बहुत शौक था सर। आपने एक बार लाइब्रेरी में कहीं गए थे, आपको कहीं से एंट्री मिल गई और आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ के निकाली। मैं ये जानना चाहूंगी कि बचपन ऐसा क्या था कि आपको इतना पढ़ने का शौक आया? अ, बचपन में जो हमें जहाँ तक याद है कि एक तो बहुत ज्यादा स्पोर्टी नेचर नहीं रहा, इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी रही। तो स्कूल और स्कूल से जब मैं हम वापस आते थे तो ड्रेस बाद में चेंज करते थे, पहले होमवर्क करते थे। पहले पूरा होमवर्क करने के बाद ही फिर वो अपना खाना वाना खाते थे। और खेलने का तो ये रहा मैडम कि कभी हम खेलने जब भी बच्चों के साथ अपने साथ जाते थे तो ये मानिए कि अगर कोई टीम है, आपको किसी टीम को, अपोनेंट टीम को हराना है, तो आप उसमें हमको रख दीजिए और डेफिनेटली हार जाने हैं। कि अगर क्रिकेट खिलाने के लिए ले गए तो बॉल हाथ में नहीं आ रही, बैटिंग की बारी आई तो पता चला दूसरी बॉल पे आउट हो गए। तो इस वजह से क्या, वो पढ़ने पे ज्यादा फोकस रहा, खेल में ज्यादा रहा नहीं। पार्टिसिपेट सब में किया लेकिन इतना ज्यादा वो रहा नहीं। तो शुरू से ही एक नेचर ऐसा रहा कि पढ़ाई का, सिर्फ अपने में रहना। और बचपन में कुछ ऐसी चीजें थी जो अब हम सोचते हैं, या ऐसी चीजें हैं कि वो अजीब लगती हैं। कि जब हम वही नर्सरी केजी की बात है, तो हमेशा हमारे मन में ये ख्याल आता था कि अ, मरने के बाद क्या हमें यही पेरेंट्स मिलेंगे या दूसरे मिलेंगे। केजी में? इस टाइप के जो है मन में सवाल आते थे। और जैसे कि कोई भी आंधी आने वाली हो या बारिश होने वाली हो, तो हमें वो पहले से ही आभास हो जाता था कि आंधी आने वाली। सब लोग कहते चुप बात, सो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। और विद इन 15 मिनट्स पता चला कि सब लोग भागो उठ के वहां से, आंधी आ गई। तो कुछ ऐसा था कि बच्चों का बिहेव जैसा नहीं था। और एक बार हमने पिताजी से अपने जिद की कि हमको छाता दिला दिए, बारिश का समय था, वो नर्सरी केजी में पढ़ते होंगे। तो वो छोटा और वो जो रंगीन रंग बिरंगा छाता आता था मल्टी कलर वाला, तो वो उन्होंने छाता दिला दिया। अगले दिन बारिश। तो हमने कहा आज हम नहीं जाएंगे। तो ड्रेस पहने हुए थे, था। तो पिताजी ने वो जो छाता था उनके पास बड़ा वाला, तो उन्होंने ऐसे करके हमको धक्का दिया उससे। कहा कि अब तो हमने छाता भी ला के दे दिया और फिर भी नहीं जाए, तो हम बाहर आंगन में पानी बरसते में गिर गए हम। फिर उठ के खड़े हुए, छाता खोला और स्कूल चले गए। फिर वो जो स्कूल जाने का सिलसिला हुआ, वो आज भी स्कूल ही जा रहे हैं। स्कूल जाना बंद नहीं हुआ। तो और कभी ये नहीं सोचते थे कि जो है कि हम वो टीचर बने। लेकिन लाइफ जहाँ ले जाती है वहीं जाना पड़ता, बहना पड़ता है समय के साथ। और हमारा एक दोस्त था, दोस्त कह लें, वही नर्सरी केजी के साथ वाला। तो शायद 7th क्लास में थे हम। तो उनके पिता सरकारी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। तो गर्मी की छुट्टी में हम अ, उनके घर जाते थे सुबह। फिर उनको साइकिल पे बैठाया और वहां से 2 किलोमीटर लाइब्रेरी, उनका लाइब्रेरी थी, तो वहां पे चले गए। और फिर लाइब्रेरी खोली तो बैठ जाते थे और किताबें निकाल के पढ़ते रहते थे। और जब शाम को 5 बजे लाइब्रेरी बंद होती थी तो वहां से
बुक्स हम ले भी आते थे, ला के फिर वो घर में पढ़ रहे हैं। तो कई बार क्या हुआ कि अब पढ़ रहे हैं तो चादर ओढ़ ली और लाइट जला के, टार्च जला के अंदर पढ़ेंगे, घर वालों को ना पता चले। तो पता चल डांट पड़ती थी कि इतना ज्यादा क्यों पढ़ते हो। तो वो जो गर्मी की छुट्टी होती थी मैम, तो हमने, वो इतनी बड़ी सरकारी लाइब्रेरी थी, हमने वो पूरी, वो 1.5 महीने के अंदर पूरी किताबें उसकी पढ़ डाली इन 7th क्लास में। जबकि काफी बड़ी सरकारी लाइब्रेरी थी। तो वो वहां से जो है वो पढ़ने का ये होता था कि अगर हमने एक किताब खोली है तो उसका द एंड होना चाहिए, वो लगातार। फिर हम वहां से, वो लाइब्रेरी खत्म हुई, फिर और आगे क्लास में पहुंचे, और अपने घर से हम साइकिल से अमीनाबाद, लखनऊ में, लखनऊ की हमारी पैदाइश है, तो लखनऊ अमीनाबाद आते थे, वहां से सेकेंड हैंड बुक्स खरीदते थे। और वो 2 रुपए एक्सचेंज कराई लेता था, अगर पढ़ने के बाद आप 2 रुपए दीजिए, उसके बदले में आप फिर से आप नई किताबें ले जाइए। तो इस तरह से करके हर हफ्ते हम बैग भर के किताब ले आते थे, और अगले हफ्ते उनको फिर से संडे को एक्सचेंज कर लेते थे। तो वो पढ़ने की हैबिट वो बराबर बनी रही। तो जिस उम्र में बच्चे अपनी ही क्लास की किताबें नहीं पढ़ते, तो 8th में थे तो हमने अपने, जो हमारे बड़े भाई थे वो में थे, हाई स्कूल, इंटर हाई स्कूल में थे, तो हमने उनकी पूरी बुक्स जो हैं चोरी चोरी करके सारी 8th में ही पढ़ ली पूरी। तो वो लिटरेचर में हमारा बहुत ज्यादा रुझान था। और और लिटरेचर क्या, वर्ल्ड लिटरेचर भी हमने खूब पढ़ा। तो वो बचपन में ये हो गया। और फिर हम जाते थे गांव। हमारा जो मूल पैतृक गांव है वो बदायूं डिस्ट्रिक्ट में है। उजानी एक तहसील है, और वहाँ पे गांव था। तो हम लोग गर्मी की छुट्टियों में अपना जाते थे, और वहाँ गांव में और भी चाचा चचेरे भाई सब लोग, गर्मी की छुट्टी में सब लोग बाहर रहते थे, तो गर्मी की छुट्टी में हम लोग वहाँ पहुंचा करते थे। और पहुंच कर सुबह वो लोग, जो गांव के लोग हैं, जानवर चराने ले जा रहे हैं, तो हम भी चले जाते थे, सिर्फ इसलिए कि ये घर पे, वहां पे पानी वाली रोटी, मतलब मोटी सी एक रोटी बनती है चूल्हे पे, और हम्म। वो बेली नहीं जाती, हाथ से ही बनाते हैं। हम्म। उसमें प्याज व्याज नमक मिर्च डाल के, तो हम्म। बढ़िया घी लगा के, वो वहां बनने के बाद आती थी जहाँ पे भैंस और गाय वगैरह चरती थी। तो सिर्फ उसको खाने के लिए हम लोग भी साथ में चले जाते थे, और वहाँ खूब एंजॉय करते थे। फिर वापस स्कूल खुले, फिर आ गए। तो ये सिलसिला इस तरह से बचपन की बहुत ज्यादा। मनोज जी, आपके मतलब बचपन में जो आपने बताया कि आपको पढ़ने का बहुत शौक था, और मैं ये बोलूंगी कि आपके भाई बहनों के साथ कैसा समय गया, आपके माता पिता के साथ कैसा समय गया? हमारी जो है बॉन्डिंग फादर के साथ बहुत अच्छी थी। वो हमको 4 बजे उठा देते थे मॉर्निंग में। और हालांकि वो कक्षा 1 तक ही पढ़ाई करी, वैसे लाइफ क्राइसिस आया कि वो आगे नहीं पढ़ पाए, उनके मदर फादर एक्सपायर कर गए, हमारे यानी दादा दादी। तो हम लोगों ने दादा दादी को तो देखा ही नहीं। तो पिताजी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, तो वो सुबह 4 बजे उठा के कि पढ़ने बैठो। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मम्मी तो हमारी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, लेकिन जो हमारे भैया थे बड़े वाले, वो पढ़ने को, रोज ही उनकी पिटाई पढ़ने को लेकर। हमारी कभी नहीं हुई, ना ही कभी ट्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं। उन्हें ट्यूशन वाले सर भी आते थे, फिर भी वो रोज उन्हें कुटना ही था। खाली पढ़ने में हमारा ही रुझान था, और साइलेंट मोड में रहना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा। अभी भी है कि लोग कहते हैं कि इतना पेशेंस आपके पास कैसे है। जैसे अभी अभिमन क्या होता है कि कोई एज ए प्रिंसिपल हैं, तो इतने सारे वर्कर लोग रहते हैं, तो आप, दूसरों से काम लेना सबसे मुश्किल काम है। जिससे भी आप कह दें कि आप ये कर लो, तो वो कहता है कि इतने लोगों में हम ही दिख रहे हैं क्या। तो हम्म। अगर आप प्यून से भी बोलो, तो कहे हम्म। 3 और हैं, हम ही को आप बार बार क्यों बुलाते हो। तो हम्म। वो इतना पेशेंस, फिर भी बाद में कहें कि आपके पास बहुत पेशेंस है। तो हमारे फादर कहा करते थे कि गारी और तरकारी खाने की चीजें होती हैं,
गाली, गाली का मतलब गाली, और हम्म। तरकारी का मतलब सब्जी। कहने तो खाने की चीजें थी, कोई दे रहा खा लो, क्या दिक्कत है। लेकिन मतलब वो अपोज करने से क्या होता है, झगड़ा बढ़ेगा ही। तो कोई कुछ भी कह देता है तो हम कूल डाउन ही रहते हैं। अब ये चाहे पर्सनालिटी का आज के हिसाब से एबनॉर्मेलिटी कह लीजिए, या नॉर्मल बिहेव तो आजकल है नहीं, क्योंकि बात बात पे आप घर से निकलते हैं तो लगातार ट्रैफिक है, सब कुछ है, वो आदमी पेशेंस है ही नहीं, तुरंत वो गाली गलौज को उतर आता है, लड़ाई झगड़ा इवन हम्म। होता नहीं है। और हमारे साथ तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। ठीक है, आप अगर हमें उल्टा सीधा कह के अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, तो हमें आपको अच्छा फील कराने में खुशी है, आप खुश रहिए। वाह। हम्म, हम्म। बहुत कुछ है आपसे सीखने के लिए, मुझे लगता है। ये आपका बड़प्पन है मैम, कि हम तो अभी भी, हम तो यही सोचते हैं कि पर डे आदमी को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आप जिस दिन चाहे एक आप नया वर्ड ही सीखिए। आप अगर नहीं सीख रहे हैं तो आप समझिए कि आप मरने की ओर की आपकी तैयारी हो गई है। आप वो थोड़ा थोड़ा सा आप मर रहे हैं। चाहे एक आप वर्ड, आप चाहे एक पोयम ही पढ़ लीजिए, या कुछ भी कर लीजिए, कुछ समथिंग न्यू होना चाहिए आपकी लाइफ में, तब आप जीवंतता वो बनी रहती है। ऐसा हमारा मतलब हमारा मानना है। बाकी मनोज जी, आपने फिर मतलब स्कूलिंग के बाद में क्या किया? स्कूल। स्कूलिंग के बाद फिर हमने ग्रेजुएशन किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और पहले तो हम साइंस साइड से पढ़ रहे थे, इंटर साइंस साइड से किया, और एक वो था कि मेडिकल लाइन में जाना है, एमबीबीएस करना है। और फिर 11 में ही हमारे फादर की एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में अचानक से। तो उस क्राइसिस की वजह से, और यह सोच लीजिए कि हमारे सामने बहुत से ऑफर है। हमारे टीचर हम पर बहुत फेथ करते थे कि आप पहली बार में ही क्वालिफाई हो जाओ। हमारे जो फ्रेंड सर्कल थी वो भी, तो कई फ्रेंड के फादर ने भी कहा कि आप जो है तैयारी करो, सारा पैसा हम लगाएंगे। फिर देखिए दिमाग में हमारे क्या ख्याल आया, कि एक निगेटिव ख्याल मान सकते हैं आप। उन्होंने कहा हम पैसा लेंगे, तो हमने सोचा कि आप पहली बार ये देंगे, तो मान लो बीच में नहीं दिया, फिर हम क्या करेंगे। यानी कि हम अपने ऊपर ही करना चाह रहे थे, किसी की हेल्प नहीं लेना चाह रहे थे। तो लिहाजा फिर वो बीएससी की पढ़ाई भी महंगी थी, तो हमने आर्ट साइड में एडमिशन लिया, और साइकोलॉजी, हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर, ये ग्रेजुएशन में विषय लेके लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। और उसके बाद हमने पीजी भी किया साइकोलॉजी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। देन फिर हमने एक डिप्लोमा किया पत्रकारिता, पत्रकारिता का 1 साल का डिप्लोमा किया, और उसमें इंटर्नशिप भी की। और फिर एज ए जर्नलिस्ट कई अखबारों में विजिट किया, और तो मज़ा नहीं आया। वहाँ जब पहुंचे तो पता चला कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर शोषण होता है तो वो पत्रकारिता ही नहीं। हम जरूर समाज को बदलने की बात करते हैं कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, लेकिन जब उसके अंदर आप जाते हैं तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा शोषण जो है व्यक्ति का वहीं पे होता है। वहां पर हर अखबार की, अब किसी अखबार का हम नाम नहीं ले सकते, कि सारे अखबारों का अपना अपना एक नजरिया है, और सभी कोई किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो वो पहले से लिस्ट थमा दी जाती है कि आपको इन इन लोगों के प्रति आपको कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो हमें लगा कि हम पत्रकार बनकर एक समाज में बदलाव लाने के लिए पत्रकारिता की थी, और यहाँ पे तो आके सब उल्टी गंगा है। क्योंकि यहाँ नाली ओवरफ्लो हो रहा, यहाँ सीवर ये वो। हमने कहा इस न्यूज के लिए तो हमने पत्रकारिता जगत में हम आए नहीं। तो वहां पे हम समझौता वहां भी नहीं कर पाए। फिर हम एक ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ में हमने इंटर्नशिप के लिए भेजा, वहाँ काम किया।
वहाँ पे न्यूज बनाते थे हम। 24 घंटा वो टेलीप्रॉम्प्टर चलता रहता है, वहाँ पे न्यूज आती रहती है, यूएनआई और पीटीआई की, हिंदी और अंग्रेजी। तो आप लेके, और एक रेडियो, एक जो गांव का किसान है उसको भी वो समाचार समझ में आए, तो उस लैंग्वेज में, उनकी भाषा में समाचार बनाना, इतने मुश्किल भी शब्द ना हो कि उनको समझ में ना आए। तो वहाँ भी हमने साल भर काम किया। फिर वहाँ भी जमा नहीं, सन 2000 में वहाँ भी हमने छोड़ दिया, और फिर एक मैगजीन में काम किया। तो मैगजीन में भी जब हम काम कर रहे थे तो वहाँ पे वो कहते थे कि आप जो पैसा आप मांगो वो पैसा पेड करते थे। तो हम पैसे, हम कहें कि हमको तो आप फिक्स बता दीजिए कि कितना आप मंथली हमको पैसा देंगे। लोगे। तो वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं, तो कहने कि जितनी आपको जरूरत पड़े हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ठीक है, करते, फिर ऐसे करते करते क्या हुआ कि पूरा ऑफिस हम ही पे डिपेंड हो गया। यानी कि जो एडिटर साहब थे उनका भी काम हम ही कर रहे हैं, और जो प्रूफ रीडिंग है वो भी हम कर रहे हैं, जो प्रिंट होने के लिए जा रहे हैं तो वहां भी रात भर जाग के हम देख रहे हैं सारा काम। तो एक दिन ऐसे ही बैठे थे, और अहमद हुसैन साहब लखनऊ आए। हम्म। तो हमसे कहा गया कि भाई, एडिटर साहब ने बुलाया और कहा कि इन पे आपको आर्टिकल लिखना है, और आज ही रात में वो प्रिंट होगी अपनी मैगजीन, तो उसमें जाना है। तो हमने कहा इतनी जल्दी अटेंडेंस, तो कहा कि हाँ आप ही लिखिए। तो हमने खैर अहमद हुसैन जी पे आर्टिकल लिखा। तो हम दिखाने गए, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि हमें सर देख लीजिए। कहन क्या देखना है, आपने जो लिखा वो सही लिखा। तो हमें थोड़ा सा अजीब लगा कि आप एडिटर हैं और आप कह रहे हैं कि जो आपने लिखा वही सही है। कहा कि हमको तो इस बारे में कुछ पता है नहीं। ठीक है, वो हो गया। खैर, अब प्रिंट हो गई मैगजीन। तो अगली मैगजीन के लिए वो कुछ जो आर्टिकल छपते हैं, राइटर लोग अपने आर्टिकल देते हैं। तो हमारे पास एक आए, कहेंगे सर जरा, जो लेटर टू एडिटर होता है, पत्र आते हैं कि हर मैगजीन में आते हैं कि फला जगह से पूछ रहे हैं कि आपके मैगजीन बहुत अच्छी है, आपके फलाना आर्टिकल बहुत अच्छा है। तो कहा सर वो चिट्ठियां लिखो। तब तक हमको ये नहीं पता था कि ये हम तो समझते थे वाकई में ये चिट्ठियां आती हैं, लोग अप्रिसिएट करते हैं। हम्म। उस दिन हमको पहली बार पता चला कि कोई चिट्ठी उट्ठी नहीं आती है, ये सब फर्जी रहता है। तो उसमें लिख दिया कि श्यामलाल नैनीताल, उसमें किसी घर का एड्रेस तो कुछ तो है, तो कौन ढूंढने जा रहा है। बस उसी वो लास्ट दिन तक हम ऑफिस से निकले। उसके बाद दोबारा हमें इतना झूठ। वहां पे जो एडिटर साहब हैं वो क्या करते थे कि कोई व्यक्ति पहुंचा, कि कोई टेंडर पास कराना, कोई काम कराना है मंत्री महोदय से, तो वहाँ डील हो जाती थी कि आप तो हमको 2 लाख रुपए दीजिए, हम आपका ये काम करवा देते हैं मंत्री जी, क्योंकि आप पत्रकार हैं, एडिटर हैं, तो चौथा स्तंभ है, सारे नेताओं से परिचय रहता ही है, एक दूसरे का चोरी दामन का साथ रहता। तो बस, अभी आजकल खबरें उड़ने लगी तमाम। ये जैसे कहते हैं कि गोदी मीडिया और दुनियादारी, ये तो शुरू से ही चला आ रहा है। अब हम्म। ज्यादा हो गया है, लेकिन ये चल शुरू से ही रहा है। तो हमने कहा कि वहां ये देखा, और सैलरी का कोई नहीं, आप जितनी मांगो उतने पैसे, सब टोटल देखा दलाली का। फिर एक साहब आए, और वो कोई बिजनेस उनके लखनऊ में कोई फैक्ट्री थी, तो वो चाह रहे थे कि हमारे, क्या आप कितना पैसा लोगे। एडिटर साहब से बोले कि हमें सह संपादक बना दो, तो वो हो जाए कि हमारी फैक्ट्री के बाहर, हमारे ऑफिस के बाहर लग जाएगा, तो कोई पुलिस या कोई जांच इतनी आसानी से होगी नहीं, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है वो नंबर वन में तो चलती नहीं, सब जगह मामला गड़बड़ ही रहता है। हम्म। सब टैक्स चोरी करना, दुनिया भर के फ्रॉड करना, सब रहता है। तो जब ये देखा तो बिल्कुल हमारे और आई ओपनर हो गया कि यहाँ तो पूरी भांग ही खुली हुई है, कि कोई भी पैसे देकर एडिटर सब एडिटर बन जाता है, चाहे उसको पता ही नहीं है कि क्या पत्रकारिता होती है, क्या खबर होती है, कोई लेना देना नहीं। आप तो पैसे दीजिए और आप बन जाइए, और आप
तमाम प्रकार के जो CBI, ID, ED वगैरह, इन सब से आप बचे रहेंगे, क्योंकि आप भाई फलानी मैगजीन के, फलाने अखबार के आप सह संपादक हैं। बस उस दिन ऑफिस से घर के लिए निकले, फिर दोबारा हम लौट कर गए ही नहीं। और खूब उन्होंने ढूंढा और बाहर लोगों से वापस बुलाने के लिए कहा, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के हमारे बैच में जितने भी लोग थे, वो कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस इन सेंस, कोई समझौते नहीं कर पाया। अब हमारे साथ में एक मैडम थी, वो भी पत्रकारिता में, उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गई। तो किसी वहाँ लखनऊ का जो ताज होटल है, वहाँ पे कुछ रिपोर्टिंग करने जाना था। तो उस रिपोर्टिंग करने में जब वहां पहुंचे तो कहा कि पहले खा पी लो, तो रिपोर्टिंग तो होती रहेगी। उन्होंने कहा कि हम रिपोर्टिंग करने आए कि खाने पीने? कहें कि इतना 5 स्टार होटल में आए, सब फ्री है। वो भी उन्होंने भी छोड़ दिया। मतलब हमारे जो बड़े क्रांतिकारी टाइप के लोग थे, जब उस फील्ड में गए तो सारी क्रांति धरी की धरी रह गई, और वापस उस माहौल से एडजस्ट नहीं कर पाए। और हालांकि हमने कई आर्टिकल अखबारों में लिखे, तो चीफ जस्टिस वर्मा जी थे, उनका भी हमारे पास पत्र आया कि हमसे आके मिलिए, जो आपने आर्टिकल लिखा है। हम्म। तो उनका जो संबोधन था कि आदरणीय, और हमने कहा हमारी तो एज इतनी कम है, वो चीफ जस्टिस हैं। तो मेन इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए कि इतने बड़े आदमी, इतने बड़े जज, उनसे हम, तो हम कभी सामना ही नहीं किया, हम गए नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें घटित हुई, और वो पत्रकारिता से हम निकल आए। एक अखबार में गए, प्रतिष्ठित अखबार है, आज का बहुत बड़े बिजनेसमैन घराने का है। हमने आर्टिकल उसमें दिया, तो हमारे बैच के लोगों ने कहा कि यार, तुम्हारा आर्टिकल जो तुमने दिया है, वो संपादक महोदय ने अपने संपादकीय में लिखा है। और हमारे ही लेटर को वो 2 दिन बाद वो लेटर टू एडिटर में छापा कि हमारे आर्टिकल से प्रभावित होकर इन्होंने लिखा। तो कुल मिला के बड़ा खराब अनुभव रहा, और हम एडजस्ट नहीं कर पाए। ये आज के हिसाब से देखा जाए तो एक तरीके का फेल्योर ही है, कि आप थोड़ा सा क्या करना था, समझौता करना था, झूठ बोलना था। आज लोगों की नजर में हमें तो सही लग रही, लेकिन बहुत बेहतर जिंदगी हो सकती थी। खैर, वहां से छोड़ दिया, तो लगे हाथ जो है थिएटर ग्रुप में चले गए। अब थिएटर, एक दोस्त हमारे थिएटर करता था, तो उन्होंने बोला कि चलो थिएटर, एक NSD जो दिल्ली की राष्ट्रीय नाट्य, तो इनको लोगों को जो रहता है कि गर्मी की छुट्टियों में कैंप लगाते हैं, जहाँ फ्री ऑफ कास्ट लोगों को, जो लोग थिएटर में काम करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। चले गए, साइकिल उठाई, पहुंच गए। तो हम भी एक्टिंग के लिए ही गए थे, सब एक्टिंग के लिए जाते हैं। तो उस समय मैम थी नीलम गुप्ता मैडम थी। तो सबका इंट्रो लिया, तो उन्हें, अब भाई वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उन्होंने समझ लिया। तो कहा कि आप जो है एक्टिंग लायक नहीं, एक्टिंग नहीं, आप तो डायरेक्शन में आओ। तो उन्होंने हमें असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया। फिर ऐसे ही म्यूजिक का शौक के बारे में पता चला, तो मैडम ने जो है बहुत प्रभावित हुई। कहा कि अपने जो प्ले का जो है, आप ही म्यूजिक कंपोज करो। फिर हमने उसमें म्यूजिक कंपोजिंग की, और असिस्टेंट डायरेक्शन किया। यहाँ तक कि ब्रोशर डिजाइन भी हम ही ने किया। उसका जो ब्रोशर डिजाइन अबाउट प्ले के बारे में जो रहता है, तो फिर वो इंटरव्यू वाले आए, तो उन्होंने भी मैडम से कह दिया, कि मैडम ने कहा कि भाई, जो कुछ पूछना है ये हमारे माउथ हैं, आप इनसे पूछिए, ये जो बोलेंगे समझिए कि हम बोल रहे हैं। इतनी वहां पे प्ले किया। फिर उसके अंदर भी जब गए, तो हमने वहां पे देखा कि वहां भी उन्होंने तो अच्छे से रविंद्रालय में नाट्य मंचन हुआ, काफी लोग आए, और वैजंती माला जी आई थी उसमें। और हमको विष्णुकांत शास्त्री जी जो राज्यपाल थे, उन्होंने सबको सम्मानित किया। फिर बाद में पता चला कि यहाँ भी तगड़ी लाभ हुई। तो मैडम ने कहा कि हम आपको साथ रख लेते,
लेकिन हम आपको पे नहीं कर पाएंगे, कि कहीं मतलब वहां से अलाउ नहीं होता है कि आप बढ़िया आपका वो है काम कर। जो बाकी ग्रुप था लखनऊ का, तो वहां देखा कि भाई भतीजा नेपोटिज्म वहां भी था जिसके, तो कुल मिला के वहां भी सेटल हो नहीं नहीं हुए। पाए। हमको मैडम ले गई, उनका था जो ये IIM लखनऊ है, तो उनका फेस्ट होता है हर ईयरली, तो उसके डायरेक्शन के लिए हमको ले गई। तो हमें तो बड़ा अजीब लगा कि इतनी कम एज हमारी वहां पर, और इतने IIM का माहौल ही अंदर होता है, वहां पे जाके हमें इंट्रोड्यूस करा दिया मैडम ने कि यही आपको सिखाएंगे, यही करेंगे। तो हमें बड़ा अंदर से अ, डर लगा कि भाई IIM के स्टूडेंट हैं, इतने ब्रिलियंट स्कॉलर हैं, आप वहां हम्म। ले जा रहे हैं। तो खैर उनका फेस्ट हुआ, और उसके बाद फिर वहां से हम लोग थिएटर से भी वहाँ सेट नहीं हो पाए, वहां भी माहौल जमा नहीं है, हमें निकलना है। तो वो उसके बाद खाली बैठे थे, तो एक संस्था और है, वो बड़े बड़े जितने, चाहे वो लखनऊ महोत्सव हो, झांसी महोत्सव हो, इस तरह के महोत्सव होते हैं हर शहर में, दिल्ली वगैरह सब कहीं। तो उनका एक ग्रुप है, बैले ग्रुप। तो हम्म। उसमें जो बुलाया गया, जरूरत थी, तो हमारा फ्रेंड कहा कि चलो चलते हैं। हम लोग गए उसमें, चले गए, और पहला ही हम लोगों ने किया जाके कहा, नैनीताल शो हुआ, नैनीताल, नैनीताल में हुआ। खुसरो रैन सुहाग की उसका नाम था। तो अच्छा रहा। फिर हम आए, झांसी आए, झांसी महोत्सव में शो लगा। तब हमको नहीं पता था कि यहाँ हम पहली बार आ रहे हैं, और फिर लास्ट में यहीं पे आके रहना है। तो उसमें भी हम लोग मैम जाते रहे, बलरामपुर गए, फिर हमने दिल्ली में संसद में GV मावलकर हाउस है, हम्म। उनका ऑडिटोरियम है, तो वहां भी शो हुआ। फिर वो लोग कहने कि अब ये भोपाल भी हम लोग गए, तो कहा कि अब इसको अब्रॉड ले जाना, ब्रिटेन ले जाना। तब तक हम लोगों को पता चला कि जो यहाँ इंडिया में शो हो रहा है, उसमें अच्छा खासा वो पैसा इन लोगों को मिलता है। और हमको हम्म। क्या करते, हम लोग को 500 दे दिए, 1000 दे दिए, बस हम्म। खाना घुमाना। तो लड़कियों से कहते थे कि तुम्हारे लिए तो इतना बड़ा हम मंच दे रहे हैं, हम्म। इतनी कम एज में इतना बड़ा मंच मिला, वो कथक की सारी लड़की थी। तो कुल मिला के तो हम लोगों का नहीं, हम लोगों को तो पैसा चाहिए भाई, फॉर्म भी भरना है, नौकरी के लिए ये करना है, आप इतने। तो कहा कि जो ये 1500 दे रहे हैं, कि आप इस वाले का ना लीजिए, हम आप लोगों का पासपोर्ट बनवा दे। तो कहीं से वो रिव्यू है, किसी को पता चल गया कि इंडिया में जो भी शो हो रहा है उसका करीब अप्रॉक्स 5 लाख रुपीज मिलता है। हम्म। तो हमने कहा हम लोग को तो 500 रुपये में टरका दे रहे हैं कि घूमना गाना। तो कुल मिला के वो भी वहां से छोड़ दिया। तो लगातार अब जो एग्जाम हम नौकरी का दे रहे हैं, और किसी से कोई इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं, या मिला तो हमने लेना पसंद नहीं किया, अपने हाथ से ही सब करते रहे। इस तरीके से फिर हमारे मित्र हैं, महेश जी हैं, मूर्तिकार हैं, तो यहीं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में। तो फिर वो नैनीताल ले गया, तो बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन सा हो गया, नैनीताल लेके गया। तो हम दिन भर रूम में रहते थे। फिर ने कहा तुम यार यहाँ नैनीताल में भी आके रूम में, पड़ा हम काम कर रहे हैं वहाँ पे, एक होटल है हिमालयन होटल, तो वहाँ पे कुछ वो काम था, वो काम कर रहे थे मूर्ति वगैरह का, तुम घूमने नहीं आ रहे। तो फिर हम चले गए, और वहाँ नैनीताल की है चाइना पीक हम्म। नाम की एक सबसे ऊंची वहाँ पे पहाड़ी है। हम्म। अकेले गए जंगल के रास्ते, और उस पे चले गए टॉप, चढ़ गए हम्म। जाके। और चढ़ने में काफी समय लगा, उतरने में बड़ी, उतरने में तो और मुश्किल होती है, बर्फ घुटने घुटने तक बर्फ में पैर हम्म। चले जा रहे। तो सिंपल से शूज पहने, और यहाँ पे ये लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि भाई कहाँ गायब हो गए। तो फोन हम्म। तो उसमें था नहीं। तो हम शाम सब जगह उन्होंने अपनी गाड़ियां भेज दी, टिफिन टॉप वहाँ पे एक जगह है कि देखो उधर तो नहीं चले गए। तो लौट के आए, तो हमने कहा कि हम तुम्हें ने कहा जाने के लिए, हम चले गए। तो उन हमारे दोस्तों ने जो है बड़ी हेल्प करी।
बुरे वक्त में हम लोग साथ ही में ही हॉस्टल में ही वहीं रहते थे। और वहां से फिर किसी ने ऐड निकाला कि आप कंप्यूटर फ्री हम्म। में कंप्यूटर सिखाएं, आपसे कोई पैसा नहीं नहीं लेंगे। लेंगे। भाई गए वहां पे कि कंप्यूटर सीख लेते हैं। कंप्यूटर सीखने गए तो सीखने लगे वहां पे कंप्यूटर। बाद में वो कोई काम वो लेके आते थे, कहा कि हम फीस नहीं लेंगे, आपको हमारे काम करना करना हो। होगा। तो पता चला हम गए थे सीखने, लेकिन उल्टा ही वहां भी वही कहानी हुई जो वो शुरू से चली आ रही थी, कि अगले ने वहां भी एक तरीके का शोषण ही शुरू हो गया कि हम 4 4 5 5 घंटे आपका काम कर रहे हैं और आप उतना ही सिखा रहे हो जितना आपके काम आ रहा है। हम्म। फिर वो भी वहां से भी हमने छोड़ दिया। तो वो क्या करते थे कि हम आपको कमीशन में देंगे, तो आप तो एक तो ऑफिस में बैठ के वो टाइपिंग वाला कुछ काम था वो करिए, और आप ऑफिस से जाइए, स्कूल जाइए, तो हमारे कंप्यूटर बिकवाइए, आप कंप्लीट दीजिए, और जितने भी कंप्यूटर बिकेंगे आपको हम कुछ कमीशन आपको देंगे। तो हम्म। हम वहाँ देखते थे कि डेली काफी कंप्यूटर जा रहे हैं, और हमसे बताया जाता था कि आपका कोई भी जो है क्लाइंट आया नहीं, जहाँ जहाँ कोई नहीं है, हम्म। हम कहीं इतने जा रहे हैं और हमारा ही कोई नहीं आता है। तो उन्होंने खूब काम कराया, खूब कायदे से हम लोगों से। और हमने स्कूलों के बाहर जाके पंपलेट भी बांटे उनके कंप्यूटर कंपनी के कि खरीदने के लिए सब कुछ। बाद में लगने लगा कि ये भी हमारे साथ खेला ही कर रहे हैं, तो वो भी क्विट कर दिया, हमने भी छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे हमारे साथ एक लड़का, और हम लोग का जो बैच था मैम, वो जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो मोस्टली लड़के उसमें उस समय सीपीएमटी के नाम, जब तो नीट होता है, पहले सीपीएमटी हुआ करता था। हम्म। तो ज्यादातर बच्चे, कोई 2 साल कोई 3 साल सीपीएमटी की तैयारी करा, और फिर सोचा कि यार वो हो नहीं रहा है और ग्रेजुएशन भी हाथ से निकला जा रहा है। तो इस टाइप को जो हमारे बैच में मोस्टली, वो समझो ग्रेजुएशन की उम्र निकल चुकी थी, यानी 3 साल वो लोग स्ट्रगल करके फिर ग्रेजुएशन, सब ऐसे ही थे, कोई इंजीनियरिंग की थी और कोई सीपीएमटी वाले, सब तो बड़ी बड़ी थे। तो एक लड़का और था हमारे साथ, आफ्ताब वाला। तो वो भी, तो उसने कहा कि चलो बीयूएमएस कर लेते हैं, तो हमने कहा उसमें तो उर्दू आती है। तो हमने कहा हमें तो उर्दू आती नहीं, कहीं वो सब हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। वो तो कंपाउंडर बीयूएमएस यूनानी यूनानी मेडिसिन हाँ राइट। हाँ यूनानी, हाँ। कहा कि एमपी से हमने कहीं बात करी तो पेपर देने चलना रहेगा, और वो कंपाउंडर किसी डॉक्टर के यहाँ करने लगा कॉलेज के बाद होता था। फिर वो नहीं हो पाया, फिर वो चले गए वापस अपने गाँव। और गाँव पहुंच के वहीं पे उन्होंने क्लिनिक खोल ली, चलाने लगे। फिर वो होता था कि भाई झोला छाप हो, कब वो सीएमओ जी का वो शिकायत हो जाए, पता जाए बंद करो। तो एक दिन बैठे हुए थे वो, और गांव वाला एक बगल का पड़ोसी का लड़का आया, तो कहा कि बाबू हमको फीस दे दीजिए, हम पीजी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो ये साला करके बैठा हुआ है, एमबीबीए सब करा बैठा है, क्या कर लिया इसने। तो उसको ये रियलाइज हुआ कि हम एक समाज में गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं, हमारी वजह से दूसरे बच्चों पे निगेटिव असर पड़ रहा है। उनके माँ बाप हमारा उदाहरण दे रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाया, तो बस उसी में वो उसी दिन सामान समेटा और वापस लखनऊ आ गया। फिर मिला, कहा कि हम तो बीएड करने जा रहे हैं। हमने बीएड कैसे कर सकते हैं, साइंस तुम भी बायो से पढ़े, हम भी पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन किया। कहा नहीं, एचओडी से हम बात करके आए हैं और हम लोग कर सकते। तो हमने कहा ठीक है, हम भी भर देते हैं। तो फिर बीएड का कोर्स किया। इसके पहले जो हमारे, जो अभी बताया महेश जी हैं, बहुत परम मित्र हैं, तो इन्होंने, अब हमारे दोस्त हमको कुछ ज्यादा ही बढ़ा, कुछ ज्यादा ही पुल बांध देते हैं। वैसा कुछ है नहीं, हमें अपने अंदर तो कुछ नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं लगता, लेकिन वो लोग कुछ इतना ज्यादा हाइप कर देते हैं। तो आशीष जी उन दिनों, उनको एक प्रोजेक्ट मिला था, एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री शूट करने। हम्म। तो
आशीष जी ने कई लोगों से संपर्क किया, तो उन लोगों ने असमर्थता जताई, जो भी हो बात बनी नहीं, कोई तैयार नहीं हुआ। नहीं था। आशीष जी काफी परेशान थे कि प्रोजेक्ट हाथ आया और अगर स्क्रिप्ट नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, हाथ से निकल जाएगा। तो महेश जी को बताया। अब महेश जी भी, उन्होंने बताया ना कि सारे हमारे मित्र जो हैं हमको ओवर हाइप करते हैं। तो उन्होंने कहा यार वो मनोज से बोलो, लिख देगा आनंद, तो बहुत बढ़िया लिखता है ये वो। तो कहा कि ठीक है, आज शाम की मीटिंग रख दो। मीटिंग तय हुई, तो हमने कहा यार तुम तो फंसाने को लगे हो, हमने तो आज तक कुछ लिखा ही नहीं। अरे कहीं नहीं, तुम बातचीत करो। तो फिर हम और आशीष जी मिले एकेडमी में, ललित कला एकेडमी आई। बातचीत हुई, फिर कहा चलो घर चलते हैं। फिर वो रात में वहीं के घर पर रुक गए। काफी लंबी बातचीत चली, और आशीष को लगा कि ट्यूनिंग जम सकती है, समझ में पता नहीं, हमें तो पता नहीं भाई क्या समझ में आया। तो जो बताया फिर लिखा हमने। फिर उस पे वो प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल रहा, डॉक्यूमेंट्री बनी। और जिन भी नेता के लिए बनी थी उन्होंने अपने क्षेत्र में वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई भी, और वो चुनाव भी जीत गया था। तो कुल मिला के बहुत अच्छा उनका प्रोजेक्ट रहा। फिर ग्रेट। हमारी और आशीष जी की बॉन्डिंग हो गई। फिर वो, तो, हाँ अच्छी बॉन्डिंग होगी। फिर वो फिर और काम तमाम आया, स्क्रिप्ट राइटिंग का आई, कारपोरेट। अब पॉलिटिकल से निकले, फिर कॉर्पोरेट में थी कंपनी, वो यूरोपियन कंट्रीज में अपना वो करती है। ये माउंटेन एरिया वालों के लिए जो है गियर, सेफ्टी गियर वगैरह सब बनाते हैं। तो हमने कहा कि यार वो, तो उन्होंने हमारा, पहले हम बहुत ज्यादा सिंगल फ्रेम के थे, उन्होंने फ्रेंच दाढ़ी रखवा दी हमारे कि वो इतना महंगा, जिसका मतलब यूरोपियन कंट्रीज में बिजनेस हो तो थोड़ा लगना चाहिए कि यार जो स्क्रिप्ट लिखेगा उस, लगना चाहिए कि हाँ है। जब मुलाकात हुई तो वहाँ जो मैम थी, उन्होंने यही सवाल किया कि ये लिखेंगे, मतलब जो हमारी कारपोरेट डॉक्यूमेंट्री है वो ये लिखेंगे। तो कहा कि हाँ यही लिखेंगे। तो जब उन्होंने पूछा तो हमें भी कहा कि कैसे लिखेंगे इतना सब कुछ। खैर वो प्रोजेक्ट भी मैम कंप्लीट हो गया, लिख गया, हो गया। उसके बाद फिर और कई प्रोजेक्ट ऐसे किए। फिर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करी हमने, कुंभ। कुंभ उसमें अर्ध कुंभ था, स्ट्रेस टू स्पिरिचुअलिटी करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी आशीष जी ने। तो उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करवाई, तो वो किया। खैर बन गई। उसके बाद कहा कि यार तुम जो है हमारी कंपनी में ही जुड़ जाओ, हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर। और उसी समय जो हमने बताया ना, बीएड कर लिया था, हम्म। तो इधर बीएड किया और उधर हमने टीचिंग का जो एग्जाम हो वो भी दे दिया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी क्लियर हो गया। हम्म। तो फिर वो असमंजस में आया कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर ये आया कि जो इकोनॉमिकली कंडीशन तो इतनी स्ट्रांग थी नहीं, बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन अभी भी चल रही थी। फिर आया कि एक इस जॉब में क्या थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, कि हम्म। महीने की सैलरी आपको फिक्स नहीं है, और हम्म। घर में फादर थे नहीं, तो बड़े भाई सब जिम्मेदारी उठाए, तो बहनों की शादी वगैरह और सब। तो कुल मिला के हमने वो ज्वाइन कर लिया। तब नहीं पता था कि हम फिर वापस झांसी जाएंगे। जब कंप्यूटर स्क्रीन पे हमने रोल नंबर डाला, जब रेल निकला, जैसे वो जगह का नाम आया, तो कोई खुशी महसूस ही नहीं हुई कि हमारी जॉब लग गई। हम चाहिए थी कि कोई ऐसी जगह पे जॉब लगे। खैर हम करना नहीं चाह रहे थे कि हम वहां नहीं करेंगे, मतलब इधर लखनऊ या कहीं और हो जाए तो ठीक है। और उस समय तक पहले मैडम उसमें क्या था कि कोई जो सेलेक्ट होता था, हम्म। तो वो कॉलेज पहुंचता था, लिखवाता था कि सर आप कुछ पैसे लीजिए, लिख दीजिए कि हमारे यहाँ जगह नहीं है। तो हम फिर से आयोग जाएंगे, कमीशन आयोग जाएंगे, और वहां से अपना मन चाहे स्कूल ढूंढ के और फिर वहां चले जाएंगे। तो पता चला जिस साल हमने दिया, हाँ।
उसी साल सरकार ने एक उसमें नियम बना दिया, अधिनियम बना दिया कि जिसकी ज्वाइनिंग, फर्स्ट ज्वाइनिंग जहां आएगी वहीं ही करना पड़ेगा, कोई रिफ्यूजल सिस्टम खत्म कर। यानी कि वो होता है ना कि क्या, एक वो शेर है कि हमने जिस फूल पे नजर डाली, खुदा ने वो डाली ही कतर डाली। कहते हैं ना कि बाहर आने से पहले ही खिंचा चली गई, वो वाली कंडीशन। हमने कहा अभी तक सब हुआ था कि आराम से रिफ्यूजल लिखाते थे और मन चाहे जगह पे। फिर तो आशीष ने ही कहा कि भाई यार तुम जा रहे हो, वहां ऐसी जगह जा रहे हो कि तुम्हारा ब्रेन डेथ हो जाएगी। यानी कि आप जितना दिमाग यहाँ पे चल रहा है पढ़ने लिखने और दुनिया भर का सब, वहां पे आप वैसा माहौल है होगा नहीं, तो हमें देखी जाएगी। और जब वहां पहुंचे तो पता चला कि यही सही हुआ। अ, ऐसा लगा अभी भी, जैसे यूपी में आप पूछे तो बहुत से पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं पता रहता है कि भाई यूपी जो में, झांसी यूपी में लगता है कि एमपी में लगता है। क्योंकि हम्म। आप 2 किलोमीटर चलेंगे एमपी लग जाता है, हम्म। पता चला उसकी क्रॉस किया फिर झांसी आ गया, इस टाइप यूपी आ गया। तो इस टाइप से। और फिर हमारा जो हुआ जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर, एकदम इंटीरियर में हम्म। स्कूल था। तो हमने ज्वाइन कर लिया वहाँ। खैर ज्वाइनिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। और कुल मिला के वहाँ भी काफी डिप्रेशन जैसा माहौल हो गया, डिप्रेशन में हो गया। 17 साल हो गए। अब हम लोगों में ट्रांसफर की प्रक्रिया बड़ी टेढ़ी रहती है कि वो जहाँ आप कर रहे हैं वो छोड़ने के लिए तैयार हो, जहाँ आप जा रहे हैं वो लेने के लिए तैयार। तो अगर लखनऊ वाले राजी हुए तो झांसी वाले राजी नहीं। अब झांसी वाले राजी हैं तो पता चला लखनऊ में जगह नहीं। तो कुल मिला के ट्रांसफर हो नहीं पाया। और धीरे धीरे यही हुआ कि आशीष जी की बात वो सही हो गई, क्योंकि अब जहां पर आपका मन ना लगे तो आप सहज तो रह ही नहीं पाते हैं। हम्म। फिर एक तरीके की ब्रेन डेथ ही हो गई। मतलब इस दौरान, इससे यहाँ से आने से पहले कई संस्थाओं में मैंने हमने काम किया। एक लिटरेचर की, हिंदी साहित्य की एक संस्था थी, उसमें भी हमने किया। तो हम्म। कभी कविताएं लिखने लगे। तो वहाँ भी कवि सम्मेलन में भी पढ़ गए हैं। वो भी काम किया। कविता पढ़ने में गए तो हमारी कविताएं बड़ी एक बहुत यथार्थवादी, मतलब रियलिस्टिक अप्रोच वाली, कहीं कोई रोमानियत नहीं इसमें बहुत। क्योंकि आप जैसे मनोस्थिति से गुजर रहे होते हैं, जिन जिन चीजों से आपकी मेंटेलिटी वैसी होती है, आप वही चीजें प्रोजेक्ट करते हो। आप कुछ लिखते हो पढ़ते हो तो आप हमेशा अपनी पर्सनालिटी ही आप बाहर के लिए आप उलीच रहे हो। कहीं भी ये नहीं होता कि जैसे कोई भी भाषा है तो मेनली, ना ही कोई किसी, हिंदी की कोई लाइन है तो हम उस इंग्लिश में हम उसको अनुवाद कर सकते हैं, भावानुवाद। लेकिन हम्म। वो हिंदी की बात है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो सकती, और जो इंग्लिश की है वो हिंदी में नहीं हो सकती। हम्म। और हमारी जो भी भाषा है, जो भी एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको हम 5% ही के ही शब्द हैं। 95 हमारी बॉडी लैंग्वेज, उसके लिए कोई शब्द इजाद है नहीं, और ना ही संभव है हो पाना। जनरली जैसे हमने कह दिया कि वो मीठी है कोई चीज, तो आप हम्म। मीठे में कितने फ्लेवर ला सकते हैं? आप ये तो कहें कि हल्का मीठा है, हम्म। मीडियम है, या बहुत ज्यादा मीठा है। लेकिन अब मीठा तो आम भी होता है, आम की मिठाई अलग है, चीनी की अलग है। तो आपके हम्म। पास शब्द है ही नहीं। तो हमारा जितना कुछ है वो सब बॉडी लैंग्वेज, केवल 5% के लिए हमारे पास शब्दावली है, अदरवाइज हमारे पास है नहीं। और दूसरा, इंट्रोवर्ट होने का कारण क्या रहा कि अ, हमारे रिलेशनशिप बहुत कम है। गिनती, मतलब कि कुल मिला के आज भी वो दहाई में नहीं पहुंचते। हमारे जो मित्र हैं वो इकाई में ही हैं, दहाई में नहीं।
पहली बात तो ढाई बॉन्डिंग मतलब 10 नंबर में नहीं है, ऐसे बोलना चाह 10 रहे नंबर में नहीं, मतलब हैं? अच्छा। वो डबल डिजिट में नहीं है। हम्म। जिस पहली बात तो बॉन्डिंग होती नहीं है। हम्म। अगर हो जाती हैं तो फिर वो बिल्कुल क्या कहते हैं, वो अंबुजा सीमेंट की तरह रहती हाँ है, हाँ, मजबूत। मजबूत दीवार, फिर वो टूटती नहीं है। तो हाँ सही। बड़ा और अगर किसी व्यक्ति से हम अगर मिलते हैं और पहली बार मिल रहे हैं, अगर उसकी हमें नहीं लगा तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर हमारी हम्म। वेवलेंथ नहीं मैच कर रही है तो फिर वो नहीं कर, भले उससे हमें लाइफ में कोई काम पड़े या ना पड़े, लेकिन हमें ये हम्म। रियलाइज होता है कि ये आदमी ठीक है नहीं, हम्म। तो बिल्कुल हम अवॉइड ही कर देते हैं, तो बॉन्डिंग हो नहीं पाती। तो तो आप जैसे बोल रहे हो कि बॉन्डिंग हो नहीं पा रही हो, और बाहर बार आपके मुंह से ये निकला कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो हाँ, व्हाट अबाउट योर लव लाइफ, और हाउ डिड यू फाइंड योर लाइफ पार्टनर? लाइफ पार्टनर, लव लाइफ जो भी रही वो तो खैर वो अलग कहानी है। बॉन्डिंग होने का ये मतलब रहता है कि अगर हम कहीं पे गए हैं, हम्म। तो पता नहीं इनर सेंस है कि क्या है, हमें वो पूरी जो घर की साउंड है हम्म। वो रियलाइज हो जाती है कि आप यू आर वेलकम और नॉट, आपका यहाँ स्वागत है। यह ओनली जो है मुंह देखी बात है कि हम्म। वो, तो इसका मतलब ये होता है कि फिर अगले को तो पता नहीं है ना, अगला तो मुंह से तो कुछ बात कर ही नहीं रहा कि आप भाई क्यों हमारे घर आ रहे हैं। वो ये हम्म। नहीं कह रहा, वो बराबर आपको जो भी एक रहता है कि आप चाय पानी नाश्ता बातचीत सब हो रही, लेकिन उसने जो नहीं कहा है वो हमारे जहन में आ जाता है, और लिहाजा ये होता है कि फिर बस वहीं से वो द एंड हो जाता है, खत्म है कहानी। क्योंकि हम किसी भी उस जगह नहीं जाते जहां हम्म। पर अनवांटेड। हम्म। हम्म। तो और मैरिज हमारी काफी लेट, हम्म। उसका कारण ये था कि जब तक हम अपने पैरों पे न खड़े हो जाएं तो फिर दूसरे किसी की लाइफ बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। कम से कम आ, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे तो एज तो हमारी, जब नौकरी लग गई 2007 में हम हमारी नौकरी लगी थी, और 2010 में हमने फिर मैरिज हुई। हमारी एक भाभी जी थी, तो उन्होंने बात करी होगी तो बताया, तो हमने पहले पूछा कि भाई शादी के लिए, तो उन्होंने हाँ कर दी फैमिली वालों ने। और उसके बाद 2010 में मैरिज हो गई, और दो बेटियां हमारे भी हैं। तो बेटी होने पे, जब पहली बेटी हुई तो आशीष जी का भी हमें याद है डाला, तो हमने कहा यार वो क्या हुआ, तो हमने कहा यार कुछ नहीं, वो एक तो काफी पेनफुल रहा, और एट द एंड में वो सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ा, क्रिटिकल कंडीशन। भगवान जाने थी या नहीं थी, कि डॉक्टरों का हाइप था पता नहीं। तो हमने आशीष कहा यार सिजेरियन हुआ, तो कहा अभी तो ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी जो है वो अब नॉर्मल है, अब तो मोस्टली सिजेरियन हो रहा है। कि तुम बताओ कैसे क्या करना रहता है ये। कहा कि भाई खुद करके जानो, लिख तो हम किताब सकते हैं इस पे, चाइल्ड पेरेंटिंग पे इस पे, लेकिन वो हम्म। अनुभव आपको खुद लेना होगा, हम्म। आप ही लो, तुम ही समझो कुछ करना है। तो हमारे दो बेटियां हैं, और जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं यहाँ पर ही समझिए कि लखनऊ से कोई आदमी जाए, राजधानी से सीधे एकदम इंटीरियर में पहुंच जाए, और बुंदेलखंड, तो हम्म। बुंदेलखंड आज भी ये मान के चलिए कई दशक पीछे है बाकी जगहों से, बाकी यूपी से कई दशक पीछे है, सोच वहाँ की बिल्कुल अलग है। महिलाओं का हम देखते हैं कि
दिखाने को सम्मान बहुत है लेकिन रियली में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे वही की बच्चियां हो गई, लड़का नहीं हुआ, तो इस तरह की मेंटेलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे एजुकेशन बहुत पिछड़ी है बुंदेलखंड में। तो अगर हम घर में कोई सपोर्ट कर रहे हैं साथ में, क्योंकि घर में भाई अकेले से तो काम चलता नहीं, दोनों लोगों का सहयोग रहता है। तो अगर साथ में कुछ हाथ बटा रहे हैं तो लोगों को परेशानी है कि भाई ये तो घर के भी काम कर रहे हैं। यहाँ सामाजिक अंतर बहुत ज्यादा है बुंदेलखंड में। पढ़ाई यहाँ पे सिर्फ एक उसके लिए है कि शादी हो जाए, हम्म। लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा है, और इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत उस पर फोकस ही नहीं है। एक ही घर में अगर दो संतान है, एक लड़की है तो लड़का तो वो इंग्लिश मीडियम वाले में जाएगा, और लड़की है तो वो सरकारी। आज भी वो पराया पराया धन और दुनियादारी है। क्या सच में अभी भी वैसा सीन है? वैसा ही सीन है, इंटीरियर में ऐसा ही सीन है। और दूसरा यहाँ पर जो जिसके पास पैसा है तो बहुत ज्यादा है, नहीं है तो बहुत ज्यादा गरीबी है। तो अभी चलता है, तो हमने कई केसेस यहाँ पे ऐसे भी देखे कि लोगों ने महिला को, हमारे गांव में थे, उसको मार दिया। और बाद में क्या गया, समाज ने क्या सजा सुनाई कि आप एक भागवत कथा करा दो, तो भंडारा कर दो, आप मुक्त हो गए, ना कोई केस हुआ ना कुछ हुआ। मतलब एक, और आप देखिए कि यहाँ पर कितनी बुरी सिचुएशन है कि एक महिला, मतलब कि अपने घर की एक लड़की को आपने मार दिया, हम्म। और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम तो केस करने जा रहे हैं, हमारी इकलौती लड़की थी, हम मानेंगे नहीं। तो एक खूब सी नजर आई कि चलो भाई, वो जो जिन्होंने किया हमको सजा तो मिलनी चाहिए, एक उदाहरण सेट होना चाहिए। वो एक तरीके का प्रेशर था कि हम्म। उन्होंने लड़की की शादी में 8 लाख खर्च किए थे, हम्म। तो वो समझौता हुआ कि 10 लाख आप हमें दे दीजिए तो हम केस नहीं करें। अब लड़की तो चली गई है, तो हम्म। पैसा तो आ ही रहा जो हमने खर्च किया, तो 2-2 लाख एक्स्ट्रा भी आ गया। ले लिया, कोई केस नहीं किया उन्होंने। फिर जो गांव के लोगों ने एक मीटिंग करी और कहा कि एक भागवत कथा करा दीजिए और भंडारा कर दीजिए, पाप से वो जो आपने एक हत्या कर दी हो तो वो बरी हो जाएंगे उससे। भागवत हो गई, भंडारा हो गया, और 6 महीने बाद ही उन्होंने दूसरी शादी भी हो गई, फिर से उनको डाउरी मिल गया। और दूसरा सबसे हैरानी की मतलब बात है, भागवत करने से उनके पाप धुल गए? बस धुल गए। और इतना हाँ। पूजा पाठ जितना यहाँ पे है, इतना ना आपको बनारस में मिलेगा, ना अयोध्या में मिलेगा। किसी जो धार्मिक जगह पे इतना नहीं है जितना यहाँ पे। उसका सीधा सा कारण हमारी तो यही समझ में आती है कि जो पापी हैं वो साफ होना चाहते हैं। हमको पता है ना कि हमने ये गलत किया है, वो एक माइंड सेट से वो लोग इतना पूजा पाठ, इतना वो। और किसी से आप अगर आप चौपाई पूछ लें तो आपको पता नहीं, एक रामायण की एक चौपाई भी नहीं आती है, लेकिन इतनी वो बराबर ये सारी चीजें चलती रहती। तो यहाँ मतलब कि मेंटली हम कभी शांत फील नहीं कर पाए कि इतना डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे। और अगर कोई इंटर कास्ट शादी कर रहा है, इंटर हम्म। कास्ट किसी ने यहाँ पे शादी की जरूरत करी, तो पता चला कि पुलिस थाना और ऑनर किलिंग दुनियादारी सब हो रहा है, और लोग उसके यहाँ सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं। तो हम्म। आप देखिए, सिर्फ उसने एक इंटर कास्ट मैरिज करी और उसका सामाजिक बहिष्कार यहाँ पे है, पूरा समाज एकजुट है। लेकिन जो एक अ, व्यक्ति को हम मार दे रहे हैं, उसका उसके सामाजिक खिलाफ बहिष्कार, कुछ नहीं। उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं। तो इन सब चीजों ने इतना ज्यादा वो अनरेस्ट कर दिया हमें यहाँ। तो फिर धीरे धीरे ये गति रही, और हमारी जो मिसेज हैं वो भी काफी सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। और हमें लगता है कि आज की दुनिया में सेंसिटिव आदमी मिसफिट ही होता है।
वो सामाजिक जो दायरे हैं उसमें फिट नहीं बैठता है। तो हम लोगों का वो होता है ना, ये करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाला कहानी। चिढ़। तो उनको भी ऐसा ही कुछ है कि अगर कहीं रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर बेकार है। और ये झूठे ढकोसले में पढ़ने का सिस्टम है। तो यहाँ पे काफी लोगों का बातें सुनी कि भाई दूसरी बेटी भी हो गई, हमें बताते। और हम जो है वो आपको बता देते कि अल्ट्रासाउंड करवा लेते यहाँ पर। आप इवन ये रियलाइज नहीं करेंगे, झांसी में बहुत ज्यादा है, इतने बड़े पैमाने पे हैं जिसकी जितने अभी भी है। हॉस्पिटल्स। अभी आज ही की तो बात बता रहे हैं, कौन सी पहले की बता रहे हैं। आज भी यहाँ पे यही है कि अगर गर्भ में लड़की है तो फिर वो अबॉर्शन करा दी जाती है। इतने बड़े पैमाने पर यहाँ आज भी वो समझा था लड़की होने का मतलब है कि हमारे गर्दन नीचे हो जाना, हमें झुकना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। तो वो चीजें यहाँ इतना पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी, और जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही ज्यादा और डाउट बढ़ते ही चला जा रहा है। तो यहाँ पे सोशल गैदरिंग, यहाँ भी हम लोग इतने साल से रह रहे हैं, तो हमारे मित्र हैं बीरेन जी, वो भी लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से ही पास आउट हैं, यहीं झांसी में वो भी टीचर हैं। तो कुल्ले देख के हमारी हम लोगों की सोशल गैदरिंग झांसी में अकेली वही है। झांसी में अभी हम पिछले 3 साल से शहर में हम लोग आ गए, बच्चों को लेके वहाँ पे स्कूल खुले थे। तो समझ में नहीं आया कि वहाँ जो लोग पढ़ा रहे थे, तो ऑफलाइन तो पता ही नहीं चल रहा था कि कोरोना हम्म। आया तो ऑनलाइन क्लास हम्म। चलने लगी। तो बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल, बहुत बड़ी सी लग्जरियस बिल्डिंग, उन्होंने जो ऑनलाइन पढ़ाया बच्चे को, तो हम लोग भी सुन रहे थे। मैडम ने जो कुछ उसको बताया कि TINY, टिनी। तो हमने कहा टिनी तो टाइनी होता है। टाइम नहीं होता, हाँ। तो वो टिनी उसको पढ़ा रही है। फिर वो इंग्लिश में वो हिस्ट्री पढ़ा दें, न्यूक्लियर फैमिली। तो साथ में वो, चूंकि यहाँ का परिवेश ऐसा है कि गांव के सारे ज्यादातर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो हिंदी में बता रहे हैं। तो उन्होंने न्यूक्लियर फैमिली बताई। तो हाँ। उन्होंने बच्चे को बताया न्यूक्लियर फैमिली मतलब परमाणु परिवार। उन्होंने गूगल ट्रांसलेट कर लिया, बस हमारा दिमाग का दही हो गया। बस उसी समय हमने जो है वो क्लास बंद कराई, हमने कहा आज के बाद स्कूल नहीं जाना। वहां से फिर हमने स्कूल गया, और स्कूल वाले भी इतने कि वो भी समझ गए। उन्होंने दोबारा जो है ये तक नहीं कहा कि आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ नहीं। तो इतना स्तर मतलब बेकार है कि जो सही से आप नॉर्मल सी चीज भी आप नहीं पढ़ा पा रहे। एक उसने कहा कि हम 3000 लेंगे और आपको बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है भाई। तो वो पढ़ाने जो टीचर आते थे, तो उन्हें हिंदी में विलोम शब्द बताया। तो जैसे दिन का हो गया, रात हो गया। तो राजा, राजा को उन्होंने रानी पढ़ाया। तो हमने कहा राजा का विलोम तो रंग होता है, जेंडर थोड़ी ना आप चेंज कर। वो उस स्कूल ने भी क्या किया, मैम अपने पास उन्होंने ड्रेस दी थी, बुक्स भी दी थी, बैग भी सब दिया। जब हम्म। उनसे कहा तो उन्होंने बजाय अपने इम्प्रूवमेंट के, उन्होंने हम्म। कहा कि आप तो ये फीस अपनी पूरी ले लीजिए, जो एक बुक पे लिख लिया है कि कॉपी पे, वो छोड़ के उन्होंने पूरी फीस वापस कर दी, अपना सब कुछ ड्रेस सब वापस कर दिया कि आप किसी दूसरे स्कूल में। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बड़ी खराब है। तो थिंकिंग लोगों की अच्छी है नहीं, बहुत पीछे चल रहे हैं। आगे भी अभी भी होता है कि लोग बिलीव कर लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर के पास जाके वो तंत्र मंत्र दुनियादारी में बिलीव कर लेते हैं। भाई हमारे यहाँ पे पड़ोस में एक स्कूल था, उसमें कंप्यूटर टीचर थे। तो उन्होंने बताया कि यही झांसी के आगे कोई गांव कोई बताया कि अगर आपके स्टोन है किडनी,
तो हम्म। एक वहां पे बुढ़िया है, कोई हम्म। महिला है, वो मुंह से खींच के निकाल। ओ। तो हमने कहा कि तुम कंप्यूटर टीचर हो, तुम ऐसे मेथड बता भाई, कैसे वो जैसे किडनी में है तो यहाँ मुंह लगाए खींच लेगी और उसके मुंह में वो स्टोन आ जाए, निकाल लेगी, ना कहीं पेन होगा ना घाव होगा ना। अब क्या क्या, ऐसा वही बात आती है यार कि ब्रेन डेथ हो जानी उधर तो मैं वहां जाके। तो इतना पैरामीटर इतने खराब, इतने पीछे हैं। और अगर आपने अगर किसी ने रामचरितमानस का पाठ कराया, हम्म। अगले पड़ोसी को खुजली होना प्रारंभ हो जाएगी कि इसने करवाए, तो वो अगले दिन भौंकने लग जाए। मतलब वो क्रम वो चलता रहेगा, उससे मतलब नहीं कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड पर बच्चों की पढ़ाई चल रही, कोई बीमार है, कोई आप धार्मिक कृत्य है, आप मना भी नहीं कर हम्म। सकते। तो मतलब वो इम्पोर्टेंस नहीं, होना ही होना है। हमारी क्लास में बच्चे आएंगे तो आता है हिंदी में कि भाई चौपाई क्या होता है, दो हाथ, हम कहते हैं चौपाई एक, बताओ। तो कोई बच्चा चौपाई नहीं सुना पाता। और हम कहते तुम्हारे यहाँ एक लाउड स्पीकर वो बंद नहीं हो पाता और दूसरा जो चालू हो जाता है। और दूसरी बात हमने यहाँ पे नोटिस करी मैम कि यहाँ पर आंशिक बहरापन जो है 95% पूरे बुंदेलखंड में। हम्म। उसका कारण क्या है? चाहे कोई फंक्शन, डीजे जरूर बजेगा, वही फुल वॉल्यूम में। उनको ये नहीं पता कि वो आंशिक रूप से बह रहे हैं तो उन्हें सुनाई कम दे रहा है, वो तेज बोलो तो सुनाई देता है। अगर कोई मोबाइल पे बात करता है तो लगेगा कि भैया हम तो कहते हैं क्यों आप मोबाइल से बात कर रहे हो, आप तो खाली नंबर डायल करो ऐसी बात पहुंच जाएगी। मुझे क्यों इतनी तेज चिल्ला के बात कर रहे हैं मनोज जी, आपने कहा। कुछ तो अच्छा होगा वहां पे। आप इतने साल रहे हो तो कुछ तो जो भी सुन रही हूँ मैं ये सारा, डेफिनेटली दिस इज द ट्रूथ, पर देयर माइट बी समथिंग गुड आउट देयर। अच्छा है कि जब हम यहाँ पे आ गए तो बीरेन जी से मुलाकात हुई, और बीरेन जी को साइकिलिंग का बहुत शौक है। फिर हम लोग पहले ही ट्रिप में बीरेन जी के साथ साइकिलिंग पे गए, लद्दाख गए साइकिलिंग के लिए। कहाँ से कहाँ तक? ये वहीं पे लेह में ही था, वो पूरा एक सर्किट था वहीं पे लद्दाख में। लेह लमायरू से शुरू होके हाँ। और वहीं पे एंड होना था। तो पूरा हम लोगों ने किया, 6-7 दिन की साइकिलिंग थी। तो यहाँ आए तो यहाँ पे आप बुंदेलखंड में जब बारिश में आए तो बहुत खूबसूरत है। जैसे आप वेस्टर्न घाट जाते हैं तो काफी हद तक उससे मिलता जुलता है। हम्म। तो अच्छा ये है कि यहाँ बस आप शहर से मुश्किल से 2 किलोमीटर आप बाहर निकले, आप बिल्कुल नेचर में आ जाते हैं। हम्म। पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ की, हम्म। खूब दूर दूर तक पहाड़ियाँ हैं, हरे भरे जंगल हैं, खेत हैं। तो हम लोगों को ये तो नेचर तो बड़ा अच्छा लगा, तो हम लोगों ने पिछली गर्मी में खूब एंजॉय किया। सुबह 4:30 बजे हम लोग साइकिल लेके निकल जाते हैं और खूब दूर दूर तक की साइकिलिंग होती है। और बाकी तो जितने लोग यहाँ से बाहर से लोग आए, हम्म। मतलब कि जो बुंदेलखंड के नहीं है, तो चूंकि एजुकेशन लेवल यहाँ का बहुत कम है, हम्म। तो उसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटी है वो, ये समझिए कि 90% लोग बाहर के। हम्म। यहाँ पे कैंटोनमेंट है और रेलवे का इतना बड़ा वो है, तो हम्म। मोस्टली लोग बाहर बाहर के। तो अब जो बाहर के लोग हैं उन्होंने काफी यहाँ पे इम्पैक्ट डाला है एजुकेशन को लेके। काफी लोगों में जब अब होता है ना कि सोसाइटी में मोस्टली हम अपनी खुशी के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम तो हमेशा सोसाइटी में वही काम कर रहे हैं कि जिसमें समाज में हमारा जो है रुतबा कायम हो जाए। हम्म। तो चलो वो मतलब रुतबा कायम करने के चक्कर में अब लोग अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, हम्म। और बच्चे बाहर निकल भी रहे हैं, पढ़ाई हम्म। में मतलब पॉजिटिवनेस आ रही है। भले ही बाहर के लोगों ने आके हम्म। वो किया। और लेकिन एक चीज यहाँ पर वो हमें लगता है कि जो एक कॉन्सेप्ट है क्षेत्रवाद का, वो पूरा यूनिवर्सल है, वो पूरी इंडिया में काम करता है। जब हम्म। आप
महाराष्ट्र में जाते हैं तो आप वहाँ पे कितने चलता रहता है शिवसेना मनसे वाले की, यूपी बिहारी, ये वो चलता रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्षेत्रवाद तो स्टेट वाइज हो गया, लेकिन हर जगह पे यही है कि जैसे हम पूछते कि कोई मिल जाता कहीं, वो कहता कि आप कहाँ के हैं, लखनऊ के हैं, तो लखनऊ सुन के ही बाँछें खिल जाती कि यार वो हमारे शहर का व्यक्ति मिल गया। हम्म। तो वो खुशी होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी क्षेत्रवाद ऐसे है कि वो लगता है कि वहाँ बाहर से लोगों ने आके यहाँ पे वो उनकी नौकरियां छीनी, इस हम्म। टाइप का लोगों में वो आता है। हम्म। और वो एक और यहाँ पे हमने देखा कि वो हर चीज वो पैसे से पाना चाहते हैं, मोस्टली लोग पैसे से पाना चाहते हैं। आप तो बताओ किस नौकरी के लिए कितना पैसा चाहिए। पढ़ने के लिए आप बिल्कुल मत कहिए कि आपको पढ़ना 2 घंटे मंजूर नहीं है, लेकिन आप हम्म। 10, 20, 30 लाख मांगे हम आपको वो दे देंगे। और चूंकि हम एजुकेशन विभाग से ही हैं, स्कूल में हैं, तो एक बड़ा दुख होता है आज भी पूरे यूपी की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बड़ी बेकार है, लचर है। इन सेंस में है कि आ, आज की सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि एक जो पुलिस वाला है वो चौराहे पे खड़े होके जो भी गाड़ियां या ट्रक निकलना, वो खुलेआम पैसा लेता है। हम्म। उसको कोई नहीं कहता है कि वो पैसा ले रहा है, हम्म। वो अपना जॉब नहीं सही से कर रहा। लेकिन एक टीचर की रेपुटेशन आज के समय में इतनी खराब है कि हर आदमी जो है टीचर की ही आलोचना करता है कि उनको छुट्टियां बहुत मिलती हैं। अगर आप वो कैलेंडर उठा के देखें तो ना काफी छुट्टियां हैं, 14 छुट्टियां उसको मिलती हैं सीएल, 10 मेडिकल मिलते हैं, एक ईयर साल में मिलती है। तो आप इतनी कम छुट्टियों में वो साल भर वो कैसे वो एडजस्ट करता होगा वही जानना है। तो और उसका कारण क्या है कि लोगों को एक गलत परसेप्शन है। सरकारी स्कूलों में जो भी टीचर आ रहा है वो काफी वो रिटर्न क्वालिफाई करा है, इंटरव्यू करता है फिर आता है। और जितने प्राइवेट स्कूल हैं उसमें कौन, हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे वहाँ पढ़ा रहे हैं। हम्म। तो आप सोचे कि वो वेल क्वालिफाइड भी नहीं है, लेकिन उनकी दुकानें आज अब जो भी सरकार की पॉलिसी है, उन्होंने जो भी उनका अपना बना रखा है, तो उस हिसाब से अ, शिक्षित तो वो करना ही नहीं चाह रहे। वो हम कहें उस भाषा में तो वो चाह रहे हैं, सरकार चाहती है कि सिर्फ साक्षर हो। शिक्षित और साक्षर में बहुत बड़ी गहरी खाई है, एक बारीक सा अंतर नहीं, बहुत बड़ी खाई है। साक्षर वो आंकड़े दिखाने के लिए आजकल के युग में डेटा ही सब कुछ है। तो आंकड़ेबाजी सरकार पेश करती है कि हमने इतने परसेंटेज साक्षरता दर है, शिक्षित होने से उसका कोई मतलब नहीं। मनोज जी, सॉरी टू इंटरप्ट इन दिस। आई अंडरस्टैंड आप जो बोल रहे हैं, शिक्षित और साक्षर में फर्क है। पर व्हेन यू आर इनटू पावर, व्हेन यू आर, आप खुद एक प्रिंसिपल बने हो, तो जो जो चीज आपके हाथ में थी, हैव यू मेड एनी रिफॉर्म्स इन द स्कूल? हाँ बिल्कुल, हमने काफी रिफॉर्म किया है अभी पिछले उसमें कि हमारा सरकारी स्कूल होते हुए भी सारे जितने जीआईसी स्कूल थे और जो प्राइवेट स्कूल थे, सबसे अच्छा रिजल्ट हमारे स्कूल का गया। जहाँ की संसाधन ना के बराबर है। हमारा स्टाफ और हम सब लोग मिलके अ, पैसा जोड़ते हैं और बच्चों के लिए हम लोग हमेशा मोटिवेट करते हैं उनको। चाहे वो 6 क्लास का ही बच्चा क्यों ना, वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आता तो उसको भी हम लोग जो है सर्टिफिकेट देना, ट्रॉफी देना और शैक्षिक टूर हम लोग अरेंज कराते हैं। अभी समझिए कि शैक्षिक टूर हम लोगों के लिए कोई गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलती। सिर्फ गवर्नमेंट हम लोगों को टीचर को सैलरी देती है, बाकी कोई किसी प्रकार का कोई एड हम लोगों को नहीं मिलती सरकार की तरफ हम्म। से। तो पेपर से लेके सारे तो सारे लोग मिलके अपना ओएमआर सीट पे एग्जाम कराना, भले हम लोग अपने पास से लोग प्रिंट आउट करा के ले आते हैं, मैपिंग करवाते हैं। तो बराबर जो है सारे स्टाफ नया है और सारे लोग जो है मिलकर अच्छे से मेहनत से पढ़ाते हैं
और काफी बच्चे हम लोगों के यहाँ से पास आउट होके अच्छी अच्छी जगह पे वो निकले भी हैं। तो काफी असर आया है हमारे स्कूल को लेके, और हर साल लगभग थोड़ा स्ट्रेंथ जो है बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ, एक चीज ये है कि हमारे यहाँ साइंस साइड नहीं है, हम्म। इंटर है आर्ट साइड से। तो यहाँ पर एक एक होता है ना कि हर जगह का एक ट्रेंड होता है, तो यहाँ पे ट्रेंड साइंस का बहुत ट्रेंड है हम्म। कि साइंस साइड से नहीं पढ़ेंगे तो लाइफ में कुछ हो नहीं पाएगा। और हम्म। भले उसके लिए मतलब कि आप में वो क्षमता है या नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ हाई स्कूल के बाद वो फिर वो मोस्टली बच्चे चले जाते हैं हम्म। साइंस साइड में चले जाते हैं। तो हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है कि अब बच्चे आर्ट साइड लेने लगे हैं। कई हमारे जो स्टूडेंट हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ का टेस्ट क्वालिफाई किया है। तो लोगों में अब रुझान बढ़ रहा है कि नहीं, आर्ट साइड, हम लोग कहते हैं कि आर्ट साइड में तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे हैं। आप बायो से पढ़ रहे हैं तो आप मेडिकल लाइन में ही जाएंगे, इसके अलावा और तो कोई रास्ता है नहीं। वो आप देख रहे हैं कि वो डॉक्टर्स लोग भी आईएएस बन रहे हैं, हम्म। उसमें आ रहे हैं। तो आप तो आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत सारे दरवाजे खुले, बहुत सारे हैं। तो लोग मोटिवेट हो रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हम लोग पूरा स्टाफ हम लोगों का अच्छे से प्रयास करता है कि बच्चों को कैरियर काउंसलिंग भी हम लोग कराते हैं। अमूमन क्या होता है, इससे हम लोग जो पढ़ते थे हम लोगों के टीचरों ने कुछ भी कैरियर काउंसलिंग क्या होती है वो पता ही नहीं था कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या बन सकते हो क्या नहीं। कोई लेना, उन्हें तो अपना वो पीरियड पढ़ाया और काम खत्म, आगे तुम्हें क्या करना कोई लेना है। तो हम लोग जिन चीजों से हम लोग गुजरे हैं वो चाह रहे हैं कि हमारे जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं उनके सामने हो। हम लोग कैरियर काउंसलिंग लेके उनके इमोशनली और उनका जो और तमाम तरीके की चीजें हैं, सामाजिक चीजें हैं, किसी के पास फीस नहीं है तो वो लोग भी हम लोग भर देते हैं। तो इस तरीके से कोशिश से जितना हम लोगों को बन सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लो अपने लिए कपड़े खरीदने हैं, हाँ। हम वो जबरदस्ती वही खरीदवाती, हम तो खरीदते नहीं हैं। वो हमें महंगा लगेगा कुछ ले। तो किताबों पे हमें हमें भी जो है किताबें हमें कभी महंगी नहीं लगती, मतलब जो पसंद है वो ले ही लेते हैं हमेशा किताबें। बहुत बढ़िया। और आपने अभी जो जैसे बोला था कि डॉक्टर्स भी आईएएस बन रहे हैं, तो इस साल का जो रिजल्ट जो मुझे पता है, जो फर्स्ट आए हैं वो डॉक्टर आलोक करके है। मतलब ही इज अ डॉक्टर फ्रॉम एम्स। दिस ईयर ही इज फर्स्ट इन आईएएस एग्जाम्स। और ये बात अच्छी है कि आप पूरी तरह से, आप और आपकी टीम पूरी तरह से, आपने जो जो चीजें बताई कि खुद के ओएमआर शीट्स आप लोग प्रिंट करा के ला रहे हो और ये एग्जाम्स दे रहे हो। किसी किसी बच्चे को जरूरत है तो आप उस हिसाब से उनके लिए फीस भर दे रहे हो। शैक्षणिक टूर, एजुकेशनल टूर लेके जा रहे हो। वो बहुत। मैम वो बहुत महंगा पड़ता है। ये समझिए कि जो ट्रांसपोर्ट है वही 50,000 रुपये ले रहा है अब बच्चों से। अब चूंकि हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे कौन से आ रहे हैं, जो लेबर हम्म। क्लास के लोग हैं वो आ रहे हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। तो हम लोग क्या कि 200 या 250 लेके 250 में वो बस का भी नहीं, तो हम सब लोग अपने पास से अरेंज करके कराते हैं। मतलब प्राइवेट स्कूल वाले भी नहीं करा रहे हैं, तो हम लोग करा रहे हैं कि बनता है कि वो बाल दिवस पे, चिल्ड्रन डे पे हम लोगों के लिए इतना बच्चे करते हैं, तो हम लोग टीचर डे पे उनके लिए अ, करना चाहिए। सिर्फ लेना ही नहीं, हमको वापस देना भी है। तो इस तरीके से कर रहे हैं। तो अब देखिए आगे तक कहाँ तक प्रयास जाते हैं। और हमारा तो ये हमने पूरे स्टाफ से कह रखा है, हम कभी किसी स्टाफ से मैम ये नहीं कहते कि जाके आपका पीरियड आप पढ़ाइए। हम खुद किताब उठाते हैं और हम चले जाते हैं क्लास में पढ़ाने। तो जब हम ही जा रहे हैं पढ़ाने तो आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बोर्ड राइटिंग है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि बड़े क्लासों में वो लेक्चर दे दिया और कुछ भी बोर्ड राइटिंग नहीं करते। तो हम जाते हैं तो बोर्ड राइटिंग भी करते हैं, तो हमारे पीछे से जो भी टीचर वो जाता देखता है कि सर का क्लास था जिसमें पूरा बोर्ड भरा हुआ है, तो वो भी मोटिवेट हुए। क्योंकि भाषण देना बहुत अच्छा है, हम्म। लेकिन उसको धरातल पे उतरना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए बेहतर है कि हम अपने अंदर बदलाव लाएं और तभी जो है लोगों में बदलाव
आ सकता है। तो जब वो देखते हैं कि यार ये सर ने लिखा हुआ है, तो फिर वो लोग भी लिखते हैं। और साथ में कई तरह की जैसे स्कॉलरशिप होती है, उनकी हम लोग पूरी जानकारी देते हैं, उनकी भी तैयारी बच्चों को कराते हैं और आगे बताते हैं क्या क्या करना है। आप एक जीवंत उदाहरण हो, वो बोलते हैं ना, वॉक द टॉक, बी द हाँ, चेंज दैट यू वांट। जैसे बता रहे हो ना, आप खुद जाके बोर्ड पे लिखते हो वगैरह। आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग मैसेज दैट यू आर गिविंग, कि आप खुद वो कर रहे हो, फिर किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी और को बोल रहे हो कि आप भी करो। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से सर, टू एंड अब विद जिस दिस, कि हाँ, इन जनरल जो जो प्रेक्षक इस वक्त हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं। जो भी बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं या लाना चाहते हैं, उसके लिए पहले स्वयं आप बदलाव आप लाएं। और अमूमन एक जो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे आसपास अगल बगल जितने भी कॉलेज हैं, तो वहाँ पर बड़ी प्रिंसिपल और टीचर का सास बहू का रिश्ता रहता है, वो बनती नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा। लेकिन एक हमारे यहाँ जो भी लोग आते हैं तो उनको बड़ी हैरानी होती है कि जैसे हम प्रिंसिपल हैं, तो हम भी अगर किसी को टीचर को बुलाते हैं, तो कभी ये नहीं लगता है कि अजय इधर आ जाओ, अजय सर ही बोलेंगे उनको। और हम्म। तो वो लोग कहते हैं कि यार आप, तो सभी लोग एक दूसरे का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं और कहीं कोई विवाद है ही नहीं। और अगर कहीं कुछ कह दिया तो आप वापस उनको वही रिलाइज होता है कि सर हमने गलत बोल दिया, गलती हमारी है, क्योंकि हम कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। आपने कह लिया हो गया आपका, और कुछ बाकी कह नहीं, तो बाद में तो आपको रियलाइज होगा कि यार हमने इतना कुछ कहा और सर ने कुछ नहीं कहा। तो आपको ग्रेट। फिर बाद में रियलाइज तो होगा, क्योंकि बात बढ़ाने से बढ़ती है। तो अब जो प्रिंसिपल जो लोग बनते हैं, तो क्या होता है फिर आके वो एकदम से कोई भी नया कोई भी आता है तो वो बदलाव करता है बहुत ज्यादा। तो जब वो बदलाव करता है, तो वो ये भूल जाता है कि हम इन्हीं के बीच से आए हैं। वो आपको जानना है कि आपने अपनी लाइफ में एक क्लास भी नहीं गया, टाइम से कभी आए नहीं, और आप एज ए प्रिंसिपल बन गए, तो आपने कहा कि सुबह 7:30 बजे गेट बंद हो जाए और आपको क्लास है, तो फिर वो विरोध होगा। तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कि हमारा कोई, हमने पूरी शिद्दत से जो भी काम किया पूरी शिद्दत से किया, पढ़ाया हमने बराबर, जब एज ए टीचर है पूरे अपने क्लास पढ़ाया। और आज भी 2 क्लास पढ़ाने रहते हैं प्रिंसिपल को भी, लेकिन उसके बाद भी 5 पीरियड पढ़ाते हैं। वाह, 2 की बजाय ग्रेट। 5 पढ़ाते हैं, बाकी पूरा काम हम, जो हमारे टीचर्स हैं वो, उनको हम सिर्फ कहते हैं कि आप पढ़ाइए, जो भी एक्स्ट्रा वर्क है वो सारा उनका काम भी हम ही कर देते हैं, सिर्फ आप पढ़ाइए और कुछ मत कीजिए। वाह। बहुत बढ़िया। मनोज जी, ऐसे मतलब, वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप जो बोल रहे हो वो खुद करके भी दिखा रहे हो। अ, सच में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, लेने लायक है। थैंक यू, आपने जो भी अपना समय दिया है और आपकी जो कहानी शेयर की है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक हाँ, यू, थैंक्स अ लॉट।